चलिए फिर नेक्स्ट हेडिंग लगा देता हूं मैं। विशेषता गुणांक। अपनी अगली हेडिंग है विशेषता गुणांक। विशेषता गुणांक देखिए क्वालिटी फैक्टर होता क्या है, किस प्रकार से अपने फाइंड करते हैं। तो मैं एक डायग्राम बना देता हूं जो हमने पहले भी बनाया हुआ है। हमने देखिए एक ग्राफ बनाया था, ग्राफ था इस प्रकार से। ओके, इस ग्राफ के अंदर यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये थी IRMS मैक्सिमम, यहाँ पे आपको मिली थी एक धारा IRMS। इस धारा के रिस्पेक्ट में यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी थी उनको आपने लिखा था F1 एंड F2। ये जो फ्रीक्वेंसी थी उसको आपने लिखा था FR। ये चीज़ आपने पहले पढ़ी हुई थी। अब मैं इसमें एक चीज़ मेंशन करता हूँ कि हमने IRMS मैक्सिमम की वैल्यू निकाली थी। IRMS मैक्सिमम की हमने एक वैल्यू निकाली थी और वो वैल्यू हमें प्राप्त हुई थी V0 अपॉन में, सॉरी V0 नहीं काम में लेंगे, अपने यहाँ पे लेंगे VRMS अपॉन में R, कि जब Z इज इक्वल टू किसके होता है, R के होता है, यानी अनुनाद की अवस्था के अंदर हमारे पास क्या होता है, IRMS की वैल्यू का मैक्सिमम मान अपने को प्राप्त होता है। एक वैल्यू तो हमने ये निकाल ली थी। उसके बाद में कल हमने बैंडविड्थ का फॉर्मूला निकाला था F2 माइनस में F1, जिसको हमने लिखा था डेल F से। और डेल F का अगर फॉर्मूले की अपने बात करेंगे तो डेल F का फॉर्मूला क्या था, R अपॉन में 2 पाई L, R अपॉन में 2 पाई L। अब दोनों ही फॉर्मूले में देखिए, दोनों ही फॉर्मूले में R आ रहा है। R पे यानी कि IRMS मैक्सिमम का मान भी डिपेंड करता है और बैंडविड्थ का मान भी डिपेंड करता है। अब मैं एक कंडीशन लेके चलता हूँ, मैं दो अलग अलग रेजिस्टेंस काम में लेता हूँ। पहला है R1, दूसरा रेजिस्टेंस है R2। R1 ग्रेटर देन है R2, R1 ग्रेटर देन है R2, कि जब R1 बड़ा हो R2 से तब इन फॉर्मूलों के हिसाब से IRMS मैक्सिमम किसके लिए, फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, जब R1 डिवाइड वाली संख्या हर बड़ा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो परिमाण आएगा अपने पास वो छोटा आएगा, IRMS मैक्सिमम 2। ये क्या आ जाएगा अपने पास, छोटा आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा। वहीं पर अगर बैंडविड्थ की अपने बात करें डेल F1, तो डेल F की अपने ने बात की तो R के क्या समानुपाती है, तो डेल F1 बड़ा आ जाएगा डेल F2 से। इस चीज़ को इस ग्राफ में अगर मैं मेंशन करूं कि R1 जब क्या है, बड़ा है R2 से, तब देखिए क्या हो जाएगा, ये है IRMS मैक्सिमम। R1 के लिए अपने बात करेंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट, ये फर्स्ट हो जाएगा। और R2 के लिए अपने बात करेंगे तो R2 के लिए हमारे पास जो आएगा वो इससे, चलिए इसको R2 मान लेते हैं अपने, तो यहाँ पे हो जाएगा सेकंड। R1 का मान क्या आएगा, इससे कहीं ना कहीं कम आएगा। मान लीजिए यहाँ पे अपने को R1 का मान प्राप्त होता है, ठीक है। अब अपने बात करें बैंडविड्थ की, तो बैंडविड्थ का डेल F का मान इसके लिए तो ये है, दूसरे के लिए इससे ज़्यादा होगा, तो ग्राफ क्या हो जाएगा, ग्राफ की ऊंचाई तो हो जाएगी कम, ग्राफ की ऊंचाई तो हो जाएगी कम, और ग्राफ थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चपटा हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसा कुछ अपने को प्राप्त होगा। अगर अपने इस ग्राफ की बात करें तो इस प्रकार से प्राप्त होगा। ये किसके लिए है, R1 के लिए है,
कि जब रजिस्टेंस का मान अपने क्या करते हैं, जब रजिस्टेंस का मान अपने चेंज करते हैं तब हमारे पास क्या होता है, तब हमारे पास बैंडविड्थ का मान तो क्या होगा, रजिस्टेंस को घटाएंगे तो बैंडविड्थ का मान घटेगा, लेकिन वक्र जो है उसकी ऊंचाई बढ़ेगी। कहने का मतलब है चपटापन जो होगा वक्र में वो तो क्या हो जाएगा, रजिस्टेंस कम होने पर कम हो जाएगा और तीक्ष्णता उसकी है वो बढ़ती जाएगी। इस फैक्टर को, इस चीज को डिफाइन करने के लिए, ग्राफ की तीक्ष्णता को डिफाइन करने के लिए हम किस चीज को काम में लेते हैं, क्वालिटी फैक्टर को काम में लेते हैं। अब अपने डिफाइन करते हैं क्वालिटी फैक्टर को कि होता क्या है विशेषता गुणांक। जब अपने विशेषता गुणांक की बात करते हैं, क्वालिटी फैक्टर की बात करते हैं, क्वालिटी फैक्टर को अपने डिफाइन करते हैं Q से। Q इज इक्वल टू होता है जो अनुनादी आवृत्ति होती है FR, उसमें अपने भाग लगा देते हैं F2 माइनस में F1। कहने का मतलब है FR डिवाइड विद डेल F। अनुनादी आवृत्ति और बैंडविड्थ दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, अनुनादी आवृत्ति और बैंडविड्थ दोनों का अनुपात कहलाता है यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर। विशेषता गुणांक की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अनुनादी आवृत्ति और बैंडविड्थ दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा, विशेषता गुणांक। कोई डाउट हो यहाँ तक तो पूछ लीजिए। रिपीट कर रहा हूँ एक बार कि जो क्वालिटी फैक्टर होता है, क्वालिटी फैक्टर होता क्या है, अनुनादी आवृत्ति और बैंडविड्थ दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, क्वालिटी फैक्टर। काम क्या आता है, ये बताता है अपने को इस ग्राफ की उस तीक्ष्णता को कि ग्राफ कितना तीक्ष्ण है अनुनादी आवृत्ति के सापेक्ष, अनुनाद की अवस्था के सापेक्ष वहाँ पे ग्राफ कितना तीक्ष्ण अपने को प्राप्त होता है। उस तीक्ष्णता को या एल सी और आर इन तीनों पर निर्भरता को बताता है इस ग्राफ की क्वालिटी फैक्टर। देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट की अपने बात करते हैं। हमें पता है ओमेगा आर या एफ आर का मान दोनों साइड 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि ओमेगा आर डिवाइड विद डेल ओमेगा, ओमेगा आर डिवाइड विद डेल ओमेगा किस चीज के बराबर आ जाएगा, क्वालिटी फैक्टर के बराबर आ जाएगा। ओमेगा आर की वैल्यू को अपने लिखें तो ओमेगा आर इज इक्वल टू होता है 1/√LC। ओमेगा आर की वैल्यू कितनी होती है, 1/√LC। वहीं डेल एफ की या डेल ओमेगा की अपने बात करेंगे तो उसकी वैल्यू होती है R/L। तो हम अगर क्वालिटी फैक्टर Q की बात करें तो Q बराबर है ओमेगा R/डेल ओमेगा के। वैल्यू पुट करेंगे तो 1/√LC मल्टीप्लाई विद R/L। हमारे पास Q की वैल्यू आ जाएगी 1/R/L/C। तो ये हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू आ जाती है, क्वालिटी फैक्टर Q की वैल्यू आ जाती है। इसको फॉर्मूला नंबर मैं लिख देता हूँ 1। और फॉर्मूलों की अपने बात करेंगे Q इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या पुट कर सकता हूँ, मैं ओमेगा आर को ओमेगा आर ही रहने दूँ और ओमेगा डेल ओमेगा की वैल्यू R/L पुट करूँ तो मेरे पास फॉर्मूला आएगा ओमेगा RL डिवाइड विद R। ओमेगा RL किस चीज़ को प्रदर्शित करता है, XL को प्रदर्शित करता है। कौन सी कंडीशन में, अनुनाद की अवस्था में, अनुनाद की अवस्था में। यानी क्वालिटी फैक्टर का सेकंड फॉर्मूला जब अपने बात करेंगे तो सेकंड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अनुनाद की अवस्था में प्रेरकीय प्रतिघात और प्रतिरोध दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, क्वालिटी फैक्टर। अगले फॉर्मूले की अपने बात करते हैं Q इज इक्वल टू ओमेगा आर की वैल्यू को अपने यहाँ पे पुट करके देखते हैं। ओमेगा, चलिए ओमेगा आर की वैल्यू ना पुट करके मैं एल की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना चाहता हूँ। मुझे पता है ओमेगा आर इज इक्वल टू 1/√LC, 1/LC इज इक्वल टू ओमेगा आर। इससे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ L इज इक्वल टू 1/R²C। ये वैल्यू यहाँ पे L की जगह मैं पुट करके देखूँ तो 1/R तो पड़ा है बाहर, यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, ओमेगा आर डिवाइड विद ओमेगा R²C। ओमेगा आर से ओमेगा आर का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 1/ओमेगा C को मैं क्या लिख सकता हूँ, XC लिख सकता हूँ। ओमेगा आर यूज किया है तो रेजोनेंस की कंडीशन में डिवाइड विद R,
इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन थर्ड अपने को क्या बताता है कि क्वालिटी फैक्टर क्या है, धारितीय प्रतिघात और प्रतिरोध का अनुपात। अच्छा कमल कुमार आपका क्वेश्चन, आप ग्राफ पूछ रहे हो। चलिए ग्राफ को मैं दोबारा डिफाइन कर रहा हूं यहाँ पे कि हमारे पास क्या है। मैंने पहले ब्लू कलर का जो ग्राफ बनाया है उसको आप मान लीजिए कि एक ग्राफ है जो किसी भी रेजिस्टेंस R2 के लिए है, किसी भी रेजिस्टेंस R2 के लिए है। हमें पता है IRMS मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है VRMS डिवाइड विद R, वहीं पे डेल F का फॉर्मूला होता है R अपॉन में 2πL। दोनों ही फॉर्मूलों की बात करें तो दोनों कहीं ना कहीं प्रतिरोध R पे निर्भर कर रहे हैं। दोनों ही फॉर्मूलों की अपने बात करेंगे तो दोनों कहीं ना कहीं प्रतिरोध R पे निर्भर कर रहे हैं। तो मैं उस निर्भरता को इस प्रकार से डिफाइन करता हूं, मैं मानता हूं R1 और R2 दो रेजिस्टेंस है, वहां R1 बड़ा है R2 से। जब R1 बड़ा होगा R2 के तो इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास VRMS यानी जो मैंने प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत को काम में लिया है उसको कांस्टेंट मान के केवल रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करूं तो वहां पे मुझे क्या प्राप्त होगा, IRMS मैक्सिमम फर्स्ट की वैल्यू छोटी प्राप्त होगी IRMS मैक्सिमम सेकंड की वैल्यू से। IRMS मैक्सिमम फर्स्ट है R1 रेजिस्टेंस के ऊपर प्रत्यावर्ती धारा के प्रभावी मान का अधिकतम मान, वहीं सेकंड है R2 रेजिस्टेंस के लिए उस प्रभावी मान का अधिकतम मान। इस फॉर्मूले से कंपेयर करूंगा तो डेल F1 का वैल्यू क्या होगी, डेल F2 की वैल्यू से ज्यादा होगी, क्योंकि डेल F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस R के। तो रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे डेल F की वैल्यू बढ़ती जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे डेल F की वैल्यू बढ़ती जाएगी, लेकिन IRMS मैक्सिमम का मान क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो ग्राफ में मैं क्या करता हूं, ग्राफ के अंदर जब R का मान बढ़ाता हूं, R2 से R1 लेके आता हूं तो IRMS मैक्सिमम का मान घटता है, यानी अनुनादी वक्र है वो नीचा होता जाता है। अनुनादी वक्र क्या होता जाता है, नीचा होता जाता है। वहीं पर बैंडविड्थ का मान बढ़ता है, जैसे जैसे रेजिस्टेंस का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे ग्राफ क्या होता जाएगा, ऐसे फैलता जाएगा, चौड़ा होता जाएगा। यानी अगर मैं इन दोनों ग्राफ को कंपेयर करूं तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूं जैसे जैसे रेजिस्टेंस R की वैल्यू को अपने बढ़ाते हैं वैसे वैसे ग्राफ क्या होता जाता है, वैसे वैसे ग्राफ चपटा होता जाता है। और जैसे जैसे मैं क्या करता हूँ रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करता हूँ ग्राफ तीक्ष्ण होता जाता है। इज दैट क्लियर? ओके आगे चल सकते हैं। क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू क्या आ गई, XCR अपॉन में कैपिटल R। कहने का मतलब है क्वालिटी फैक्टर के एक और फॉर्मूला, एक फॉर्मूला तो हमारे पास ये था, उससे हमने ये इक्वेशन को यहाँ पे फाइंड कर दिया कि क्वालिटी फैक्टर का मान R, L और C इन तीनों पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट फॉर्मूला मेरे पास यहाँ पे क्या आया, क्वालिटी फैक्टर है उसको मैं डिफाइन कर सकता हूं चाहे तो प्रेरकीय प्रतिघात चाहे तो धारितीय प्रतिघात, और रेजिस्टेंस R का अनुपात किस चीज को प्रदर्शित करेगा, वहां पे क्वालिटी फैक्टर को प्रदर्शित करेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वालिटी फैक्टर का एक और फॉर्मूला हम यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू, मैं वहां पे जो मेरा LCR परिपथ है उसमें प्रवाहित धारा को ILCR से प्रदर्शित करूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं Q इज इक्वल टू ILCR मल्टीप्लाई विद XLR डिवाइड विद ILCR मल्टीप्लाई विद R, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ILCR मल्टीप्लाई विद XCR डिवाइड विद ILCR मल्टीप्लाई विद R। कहने का मतलब है Q इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा VL, कौन सी कंडीशन में, रेजोनेंस की कंडीशन में, डिवाइड विद VR, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं VC, कौन सी कंडीशन में, रेजोनेंस की कंडीशन में, डिवाइड विद VR। अब इस VR को मैं क्या करता हूं, रेजोनेंस की कंडीशन में ही लेकर के चलता हूं। तो इस R को मैं क्या कर सकता हूं, इस R को मैं ये लिख सकता हूं कि R मेरी क्या है, अनुनाद की अवस्था में, R यहाँ पे क्या है, अनुनाद की अवस्था में LCR परिपथ की परिणामी प्रतिबाधा होती है। R जो होती है वो अनुनाद की अवस्था में LCR परिपथ की परिणामी प्रतिबाधा होती है। तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्वालिटी फैक्टर का एक और फॉर्मूला हो जाएगा कि अनुनाद की अवस्था में प्रेरक के सिरों पर वोल्टता या फिर
कैपेसिटर के सिरों पर वोल्ट था डिवाइड विद LCR जो परिपथ है उसकी परिणामी वोल्ट था VLCR। LCR परिपथ है उसकी क्या हो जाएगी, परिणामी वोल्ट था VLCR। तो क्वालिटी फैक्टर Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप ऐसे लिख सकते हो VL अपॉन में VLCR। कौन सी कंडीशन में, रेजोनेंस की कंडीशन में, या फिर VC अपॉन में VLCR कौन सी कंडीशन में, रेजोनेंस की कंडीशन में। तो ये हमारे पास क्वालिटी फैक्टर का नेक्स्ट फॉर्मूला आ जाएगा। इक्वेशन नंबर इसको मैं लिख देता हूं 4। यहां तक आपको कोई भी डाउट हो क्वालिटी फैक्टर में तो पूछ सकते हो आप लोग, नो डाउट आगे चल सकते हैं अपने। इसके बाद अब क्वालिटी फैक्टर Q की वैल्यू की बात करें, अगर क्वालिटी फैक्टर Q की वैल्यू की बात करें तो मैं यहां से डिफाइन करना चाहूंगा क्वालिटी फैक्टर को कि F1 और F2 दोनों का डिफरेंस कम होता है हमेशा FR से। Q की वैल्यू की बात करें तो Q की वैल्यू के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, FR इज ऑलवेज ग्रेटर देन F2 माइनस में F1। दोनों के अंतराल से FR की वैल्यू हमेशा क्या होती है, कुछ ना कुछ ज़्यादा होती है, इसलिए Q हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है 1 से। Q का मान हमेशा जो अपने काम में लेते हैं वो क्या होता है, 1 से बड़ा होता है। क्वालिटी फैक्टर का मान हमेशा 1 से अपने को बड़ा प्राप्त होता है। क्वालिटी फैक्टर का या इस अनुनादी वक्र का उपयोग क्या है क्वालिटी फैक्टर का उपयोग की अपने बात करें तो मोस्टली इसको यूज किया जाता है रेडियो ट्यूनिंग में। रेडियो ट्यूनिंग के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। रेडियो ट्यूनिंग का मतलब क्या है कि हमें क्या होती है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की अलग अलग संकेत अपने को वहाँ पे मिलते हुए प्राप्त होते हैं। अगर अपने किसी भी एंटीना की बात करें तो किसी भी एंटीना से हमें अलग अलग जो आवृत्ति होती है उसके अलग अलग संकेत वहाँ पर मिलते हुए प्राप्त होते हैं। अलग अलग आवृत्ति के संकेत वहाँ पे मिलते हुए प्राप्त होते हैं तो अपने क्या करते हैं, वहाँ पे इंडक्टेंस L का मान, या फिर अपने बात करें इंडक्टेंस L का मान तो L का मान वहाँ पे कन्वर्ट करके, या फिर अपने कैपेसिटर C का मान वहाँ पे कन्वर्ट करके एक ऐसा कंडीशन वहाँ पे जनरेट करते हैं, एक ऐसी कंडीशन वहाँ पे अपने उत्पन्न करते हैं जिस कंडीशन के ऊपर क्या होता है, जिस कंडीशन के ऊपर धारा का मान अधिकतम हो जाए। यानी L तथा C का मान, L या फिर C का मान परिवर्तित करके, L या C का मान परिवर्तित करके एक ऐसी फिक्स फ्रीक्वेंसी वहां पे L और C का मान परिवर्तित करके हम एक ऐसी फ्रीक्वेंसी ओमेगा R प्राप्त कर सकते हैं। अपनी मर्जी की एक फ्रीक्वेंसी ओमेगा R प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए IR क्या हो, IRMS का मान क्या प्राप्त हो, अपने को मैक्सिमम प्राप्त हो, जिसके लिए IRMS का मान क्या हो, मैक्सिमम प्राप्त हो। यानी उस परिपथ के, उस आवर्ती के लिए हमें क्या प्राप्त होगा, L और C का मान परिवर्तित करने पर उस परिपथ के, उस मतलब फ्रीक्वेंसी के लिए धारा का मान अधिकतम होगा। जो एंटीना उससे आ तो सभी प्रकार की फ्रीक्वेंसी रही है लेकिन उस एक विशेष फ्रीक्वेंसी के लिए धारा का मान हमें अधिकतम प्राप्त होगा, तो परिपथ के लिए वो धारा क्या हो जाएगी, वो धारा प्रभावी धारा हो जाएगी। यानी वो धारा अपने को क्या देगी, वहाँ पे आउटपुट देगी। आपने चेक किया होगा कभी, अगर रेडियो को चेक किया है तो रेडियो में अपने घुमाते हैं तो संकेत सभी आते होते हैं, लेकिन जब ट्यूनिंग करते हैं अपने को तो एक वॉइस होती है, एक फिक्स चैनल की वॉइस क्या हो जाती है, उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, बाकियों की आवाज़ क्या हो जाती है, वहाँ पे कम हो जाती है। तो इस कंडीशन को अपने बोलते हैं रेडियो ट्यूनिंग। तो क्वालिटी फैक्टर का यूज किया जाता है रेडियो ट्यूनिंग के अंदर। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि क्वालिटी फैक्टर का यूज यहाँ पे क्या है। तो क्वालिटी फैक्टर का यूज यहाँ पे ये है कि अगर आपको ट्यूनिंग को जितना ज़्यादा मतलब अच्छे से वहाँ पे
ट्यून करना है, जितना ज़्यादा मतलब वॉइस को क्लियर करना है, तो धारा का मान अन्य धाराओं से उतना ही ज़्यादा होना चाहिए। उतना ही ज़्यादा होने का मतलब है IRMS मैक्सिमम का मान अधिक होना चाहिए, यानी ग्राफ अपने पास क्या मिलना चाहिए, ग्राफ हमें तीक्ष्ण प्राप्त होना चाहिए। ग्राफ कैसा प्राप्त होना चाहिए, हमें तीक्ष्ण प्राप्त होना चाहिए। जितना ग्राफ ज़्यादा शार्प होगा उतना ही ज़्यादा वहाँ पे क्या, उतनी ही अच्छे तरीके से अपने ट्यूनिंग कर सकते हैं। और ग्राफ क्वालिटी फैक्टर का मान अधिक करने के लिए आपको पता ही है, क्वालिटी फैक्टर का मान अधिक किस प्रकार से किया जा सकता है। तो क्वालिटी फैक्टर का मान अधिक किया जा सकता है, अपने पास इक्वेशन सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, इन फॉर्मूलों के हिसाब से अपने ज़्यादा कन्वर्ट ना करें। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीन इक्वेशन को ही अपने काम में लें, इनसे कंपेयर करें। एल का मान बढ़ा करके, सी का मान घटा करके, ठीक है, एल का मान बढ़ा करके, सी का मान घटा करके, या फिर आर का मान वहाँ पे घटा करके क्वालिटी फैक्टर क्यू का मान क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, और एक अच्छा रेडियो ट्यूनर वहाँ पे प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक की अपने बात करते हैं कि एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है, उसकी औसत शक्ति क्या होती है। प्रत्यावर्ती वोल्टता और धारा स्रोत है, एक LCR परिपथ की अपने या किसी भी परिपथ की बात करें, प्रत्यावर्ती सोर्स जिसमें जुड़ा हुआ है उसके लिए औसतन शक्ति क्षय किस प्रकार से अपने प्राप्त किया जा सकता है। तो हमें पता है कि जो LCR परिपथ है उसमें जो वोल्टता होती है, कोई भी परिपथ है, चाहे L परिपथ है, चाहे C परिपथ है, चाहे R, एक कॉमन प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए अपने पास V बराबर प्राप्त होता है V0 साइन ओमेगा टी, और वहां पे I हमें प्राप्त हुआ था I0 साइन ओमेगा टी माइनस में फाई। ये माइनस भी हो सकता है, यहाँ पे प्लस भी हो सकता है। फाई का मान, यहाँ पे फाई का मान प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। फाई का मान प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। तो v का मान हमें ये प्राप्त हुआ, i का मान यहाँ पे ये प्राप्त हुआ, फाई का मान प्लस और माइनस π/2 के रूप में किसी भी प्रकार से अपने को प्राप्त हो सकता है। तो मैं यहाँ पे शक्ति की बात करता हूँ, p बराबर क्या होगा, v गुणा में i। p का मान हमें क्या प्राप्त होगा, v गुणा में i। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो v0 साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई विद I0 साइन ओमेगा टी माइनस में फाई। हमें पावर का फॉर्मूला क्या प्राप्त होगा, V0 साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई विद I0 साइन ओमेगा टी माइनस में फाई। यहाँ तक आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। अब इस फॉर्मूले की अपने बात करें तो इसमें मैं V0 और I0 को बाहर निकाल देता हूँ। V0 मल्टीप्लाई विद I0, साथ में बचेगा साइन ओमेगा टी माइनस में फाई। इस ओमेगा टी को मैं लिख देता हूं A, इस ओमेगा टी को मैं लिख देता हूं A, और ओमेगा टी माइनस में फाई को क्या लिख देता हूं, B लिख देता हूं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला, मोस्ट जनरल फॉर्मूला मैथमेटिक्स का अप्लाई हो जाएगा, साइन A साइन B का। एक जनरल फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा साइन A साइन B का, और साइन A गुणा में साइन B का फॉर्मूला आपने मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा होगा। साइन A गुणा में साइन B का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 कोस A माइनस B माइनस कोस A प्लस B। साइन A साइन B का फॉर्मूला क्या होगा, कोस A माइनस B माइनस कोस A प्लस में B मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1/2। इस फॉर्मूले को यहाँ पे जब मैं अप्लाई करूंगा तो पावर P का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 V0 I0 आ गया बाहर। कोस A माइनस B करेंगे तो बचेगा कोस फाई, बीच में साइन आ जाएगा माइनस का। कोस A प्लस में B करेंगे तब मेरे पास यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, कोस 2 ओमेगा टी माइनस में फाई।
तो ये अपने पास यहाँ पे मान प्राप्त होगा। P के दो मान प्राप्त होंगे, 1/2 V नोट आई नोट कोस फाई माइनस में 1/2 V नोट आई नोट कोस 2 ओमेगा टी माइनस में फाई। यहां तक कोई डाउट हो तो उस डाउट को पूछिए, आगे कैलकुलेशन करें। इसके बाद देखिए P के हमें यहाँ पे दो मान प्राप्त हुए। ये तो क्या है, तात्क्षणिक शक्ति है। अगर मैं औसत शक्ति की बात करूं एक पूरे चक्कर के दौरान, औसत शक्ति की बात करूं तो मैं इसको लिख दूंगा P एवरेज बराबर होगा, जब एवरेज की अपने बात करेंगे तो बराबर होगा 1/2 V नोट आई नोट कोस फाई का एवरेज। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था जब औसत की बात करते हैं एक पूरे चक्कर के लिए तो हम इस टाइप से ब्रैकेट के निशान लगा करके दिखा सकते हैं। माइनस का साइन 1/2 V नोट आई नोट कोस 2 ओमेगा टी माइनस में फाई ब्रैकेट बंद। तो इस प्रकार से दोनों का इंडिविजुअली अपने क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एवरेज फाइंड कर सकते हैं। जब इस चीज के मान की अपने बात करते हैं तो इस चीज का मान 1/2 कांस्टेंट है, V नोट कांस्टेंट है, आई नोट कांस्टेंट है, फाई वहां पे कलांतर है जो हमेशा क्या रहने वाला है, ये फाई हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। और एक नियतांक की अपने औसत की बात करेंगे तो पूरे चक्कर के दौरान वही नियतांक अपने को प्राप्त होने वाला है, V नोट आई नोट कोस फाई। तो इसका एवरेज मान यही प्राप्त होगा। लेकिन इस साइड की अपने बात करें तो यहाँ पे 1/2 V नोट आई नोट कांस्टेंट है, एवरेज से बाहर आ जाएगा। एवरेज किसका होगा, कोस 2 ओमेगा टी माइनस में फाई। एवरेज किसका प्राप्त होगा अपने को, कोस 2 ओमेगा टी माइनस में फाई। और कोस 2 ओमेगा टी माइनस में फाई की बात करें तो मैंने आपको बताया था चाहे कोस वेव हो चाहे साइन वेव हो, साइन वेव हो या कोस वेव हो, उसका फर्स्ट हाफ साइकिल में पॉजिटिव मान होता है, सेकंड हाफ साइकिल में नेगेटिव मान होता है। एवरेज मान अपने को क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। तो P एवरेज की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, 1/2 V नोट आई नोट कोस फाई। P एवरेज की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, 1/2 V नोट आई नोट कोस फाई। इस चीज को मैं मॉडिफाई करके कैसे लिख सकता हूं, P एवरेज इज इक्वल टू V नोट बाय √2 आई नोट बाय √2 कोस फाई। और इस चीज को अपने लिख सकते हैं VRMS और IRMS कोस फाई। अब देखिए आरएमएस मान है, चाहे वो वोल्टता का है चाहे वो धारा का है, आरएमएस मान को अपने क्या बोलते हैं कि आरएमएस मान है वो उसका प्रभावी मान होता है, वो उसका वास्तविक मान नहीं है, एक प्रकार से आभासी मान है। वो उसका वास्तविक मान नहीं है, एक प्रकार से आभासी मान है। तो इसको लिख दिया P एवरेज इज इक्वल टू, इसको मैं लिख देता हूं P वर्चुअल मल्टीप्लाई विद कोस फाई। P एवरेज इज इक्वल टू P वर्चुअल मल्टीप्लाई विद कोस फाई। तो हमारे पास कोस फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस फाई इज इक्वल टू P एवरेज डिवाइड विद P वर्चुअल, P एवरेज डिवाइड विद P वर्चुअल। तो ये हमें यहाँ पे किस चीज़ का मान प्राप्त होता है, कोस फाई का मान प्राप्त होता है। ये दोनों की दोनों इक्वेशन मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर लगा रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 5, ये आगे मेरे पास इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन 5 और 6 हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्वेशन यहाँ पे कहलाती है। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट हो तो उस डाउट को पूछिए। जी गगन शर्मा, यहाँ पे जो कोस फाई है वो यहाँ पे शक्ति गुणांक कहलाता है, पावर फैक्टर से इसको डिफाइन करते हैं। आगे अभी अपने इसको डिफाइन करेंगे। देखिए आई थिंक आपके माइंड में ये क्वेश्चन आए ना आए, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि P एवरेज जो था वो है एक औसतन चक्कर के दौरान प्रत्यावर्ती धारा के लिए औसतन वहाँ पे प्रत्येक क्षण वहाँ पे कितनी शक्ति क्षय हो रहा है। और यहाँ पे VRMS और IRMS P वर्चुअल है, वो किस चीज़ को प्रदर्शित करता है कि अगर मैं उस प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत को एक DC स्रोत
परिणामी डीसी स्रोत से ये चेंज कर दूं तो उस परिणामी डीसी स्रोत की वोल्टता होगी वो कितनी होगी Vrms, और उस डीसी स्रोत के कारण जो परिपथ है उसमें प्रवाहित धारा कितनी होगी Irms। मतलब कि जो प्रत्यावर्ती अपने पास जो वोल्टता स्रोत है उस प्रत्यावर्ती वोल्टता के कारण किस प्रकार से एक डीसी स्रोत, उस प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत को किस प्रकार से अगर मैं एक डीसी स्रोत से ट्रांसफर कर दूं तो उसके कारण जो शक्ति क्षय हो रहा है उसको हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, P वर्चुअल से प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट की मैं यहां पे बात कर लेता हूं पावर फैक्टर या शक्ति गुणांक की। आज की इस क्लास के अपने लास्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं पावर फैक्टर या फिर शक्ति गुणांक की। शक्ति गुणांक देखिए क्या होता है, पावर फैक्टर या शक्ति गुणांक की जब अपने बात करते हैं, शक्ति गुणांक होता है P एवरेज अपॉन में P वर्चुअल। शक्ति गुणांक जो होता है वो किस चीज के बराबर होगा, P एवरेज अपॉन में P वर्चुअल। आप इस फॉर्मूले से यहाँ पे इसको समझ सकते हो, P एवरेज अपॉन में P वर्चुअल है वो किस चीज को प्रदर्शित करता है, P एवरेज वहाँ पे प्रदर्शित कर रहा है कि वास्तव में वहाँ पे जो प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत है उसके कारण औसतन कितना शक्ति क्षय हो रहा है, और अगर वहाँ पे उस प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत को प्रभावी वोल्टता स्रोत डीसी वोल्टता स्रोत से और उसके कारण प्रभावी धारा से ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसके कारण कितना क्षय हो रहा है, उन दोनों का मतलब P वर्चुअल को किससे मल्टीप्लाई करें। मैं यहाँ पे फॉर्मूले को डिफाइन करता हूँ कि P एवरेज का मान औसतन प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत है उसके कारण औसतन शक्ति क्षय जो है P एवरेज है वो किस चीज के बराबर होता है, प्रभावी शक्ति गुणांक के कितने मल्टीप्लायर के बराबर होता है। उस गुणांक को, उस मल्टीप्लायर को किससे प्रदर्शित करते हैं, अपने शक्ति गुणांक से, और इसका मान हमें कितना प्राप्त होता है, कोस फाई। तो शक्ति गुणांक का मान अपने को कितना प्राप्त होगा, कोस फाई, और ये किसके बराबर हो जाएगा, P एवरेज अपॉन में P वर्चुअल को। तो इससे अपने क्या लिख सकते हैं, इससे अपने लिख सकते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा प्रत्यावर्ती धारा के मध्य जो कलांतर होता है, प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा प्रत्यावर्ती धारा के मध्य जो कलांतर होता है उस कलांतर का कोसाइन या उस कलांतर की कोज्या को अपने क्या कहते हैं, उस कलांतर की कोज्या को अपने वहां पे प्रदर्शित करते हैं शक्ति गुणांक से। और इसका मान हम डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है tan फाई का मान LCR परिपथ के लिए हमने निकाला था XL माइनस में XC डिवाइड विद XL माइनस में XC डिवाइड विद R। एक LCR परिपथ के लिए tan फाई का मान मैंने निकाला था XL माइनस में XC डिवाइड विद R। इस फॉर्मूले से अपने क्या लिख सकते हैं, tan का मान होता है लंब बटे आधार, लंब का मान अपने पास ये है, आधार का मान अपने पास ये है। कोस फाई किस चीज के बराबर होता है, आधार बटे करण के बराबर होता है, और आधार बटे करण को अपने लिख सकते हैं रूट लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, यानी कोस फाई की वैल्यू मुझे प्राप्त होगी आधार यानी कि R डिवाइड विद अंडरूट आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर प्लस में XL माइनस में XC का स्क्वायर, यानी कोस फाई की वैल्यू यहाँ पे प्राप्त होती है हमें R अपॉन में Z। कोस फाई की वैल्यू हमें यहाँ पे कितनी प्राप्त होती है, R अपॉन में Z। Z क्या है, ये Z है ZLCR। जरूरी नहीं हम यहाँ पे LCR परिपथ को ही काम में लें, हम RC परिपथ को, RL परिपथ को काम में ले सकते हैं। जब अपने RL परिपथ को काम में लेंगे तो वहां पे क्या होगा, अलग अलग परिपथ की अपने बात कर लेते हैं सभी परिपथ की। सबसे पहले मैं बात करता हूं R परिपथ के लिए। जब अपने R परिपथ की बात करते हैं तो R परिपथ के लिए Z किस चीज के बराबर होगा,
Z बराबर होगा R के, R अपॉन में R यानी कि 1 हो जाएगा। इसका मतलब कोस फाई की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, जो प्रकट करेगा फाई इज इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। जो प्रकट करेगा फाई इज इक्वल टू कितना होता है, वहां पे 0 होता है। किसके लिए, एक R परिपथ के लिए। सेकंड परिपथ की अपने यहाँ पे बात करते हैं। सेकंड परिपथ की जब अपने बात करेंगे, एक L परिपथ, जब एक L परिपथ की अपने बात करें तो L परिपथ के लिए Z का मान किसके बराबर होगा, तो Z का मान अलग होगा। अपने फाई की वैल्यू से बात कर लेते हैं। फाई इज इक्वल टू L परिपथ के लिए होता है π/2। फाई का मान कितना होता है, π/2 होता है। तो हमारे पास कोस फाई का मान कितना आ जाएगा, कोस फाई का मान आ जाएगा 0। कोस फाई का मान कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो शक्ति गुणांक का मान कितना आ जाएगा, वहां पे एक L परिपथ के लिए 0 आ जाएगा। शक्ति गुणांक का मान L परिपथ के लिए कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी शक्ति गुणांक कोस फाई का मान 0 है, कोस फाई का मान 0 है। P वर्चुअल 0 नहीं हो सकता और P वर्चुअल का मान इनफाइनाइट भी नहीं हो सकता। जो प्रकट करेगा P एवरेज का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किसके लिए, एक L परिपथ के लिए या एक प्रेरकत्व के लिए। इसी प्रकार एक कैपेसिटर के लिए C परिपथ की अपने बात करें, C परिपथ के लिए फाई का मान कितना होता है, π/2 होता है। कोस फाई का मान कितना हो जाएगा, 0। जो प्रकट करेगा P एवरेज का मान भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो प्रकट करेगा P एवरेज का मान भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। C परिपथ और L परिपथ में एक ही डिफरेंस है। C परिपथ में फाई का मान -π/2 होता है और इसमें +π/2 होता है। देखिए यहाँ से आप इसको काम में ले सकते हैं। ये जो फाई है, हमने बीच में साइन लगाया है माइनस का, प्लस का काम में लेंगे फाई तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का कलांतर आएगा। और अगर माइनस का साइन काम में लेंगे तो वहां पे प्लस का कलांतर आएगा। ठीक है, तो एक C परिपथ के लिए P एवरेज का मान कितना प्राप्त होता है, अपने पास वहां पे 0 प्राप्त होता है। एक LCR परिपथ की अपने बात करते हैं। LCR परिपथ के लिए कोस फाई का मान क्या होता है, कोस फाई का मान नॉन जीरो होगा। वहां पे 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और इनके बीच में कुछ भी हो सकता है। तो वहां पे कोस फाई का मान होता है, वो क्या होता है, कुछ ना कुछ होता है, समथिंग। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारे पास वहां पे क्या होता है, कोस फाई का कुछ ना कुछ मान प्राप्त होता है। तो वहां पे शक्ति गुणांक का मान भी LCR परिपथ के लिए हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होता है। लेकिन अगर अपने LCR परिपथ में अनुनाद की अवस्था की बात करें, अनुनाद की अवस्था की बात करेंगे LCR परिपथ में, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, अनुनाद की अवस्था में हमारे पास वहां पे ये XL और XC दोनों का मान क्या प्राप्त होगा, अनुनाद की अवस्था में दोनों का मान बराबर प्राप्त होगा। यानी ZLCR किस में बदल जाएगा, कोस फाई इज इक्वल टू R अपॉन में ZLCR बदल जाता है, R में 1 आता है, जो प्रकट करता है फाई का मान कितना प्राप्त होगा हमारे पास वहां पे 0। कलांतर दोनों में कितना प्राप्त होगा, 0। कहने का मतलब है एक LCR परिपथ अनुनाद की अवस्था में किस तरह बिहेव करेगा, एक R परिपथ की तरह बिहेव करेगा। यहां तक कोई डाउट हो तो उस डाउट को पूछ लीजिए। देखिए यहाँ पे एक शक्ति गुणांक का मोस्ट कॉमन यूज भी है। वो कॉमन यूज ये है कि शक्ति गुणांक का मान जितना ज़्यादा होगा, शक्ति गुणांक का मान जितना ज़्यादा होगा, P एवरेज का मान उतना ही ज़्यादा होगा। शक्ति गुणांक का मान जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा हमें वहाँ पे P एवरेज का मान प्राप्त होगा। और P एवरेज का मान जितना ज़्यादा होगा परिपथ के अंदर, P एवरेज का मान जितना ज़्यादा होगा परिपथ के अंदर शक्ति क्षय उतना ही ज़्यादा होगा। यानी हमारा परिपथ उस कंडीशन में शक्ति गुणांक का मान जब अधिकतम होगा, उस कंडीशन में हमारा परिपथ अधिकतम शक्ति का उपभोग करेगा और अधिकतम अपने को क्या देगा, आउटपुट देगा, मैक्सिमम वर्क करेगा वहाँ पे और आउटपुट का मान भी हमें क्या देता है, अधिकतम देता है। तो किसी भी परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान मैक्सिमम यूज किया जाता है।